हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखुटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चंस या प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने स्टाइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए थे। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं इसका ट्रिक हम लोगों ने देख लिया था, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कोई अलग से नहीं है कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। इसके लिए आप जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई आप लोग उसी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अब आज जो है, आज का जो पूरा लेक्चर है वो केवल क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे स्टाइकियोमेट्री पे बेस्ड, और अगले लेक्चर के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक पे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीजें आ सकती है। देखो अब हम लोग इस चैप्टर के लगभग लास्ट वाले पार्ट पे आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चंस करके अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग को अभी क्वेश्चंस करने की जरूरत है यहाँ पर। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन आपके पास में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट मान लो आपके पास है 50 ग्राम, है ना। आपको ऐसा दे रखा है ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 11 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड। फाइंड द, देखिए बदल बदल के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लास्ट क्लास तक आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिया था कि 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उससे बताइए कितना CO2 बना यदि ये सैंपल 80% प्योर है तो, है ना। या तो ऐसा पूछ ले, नहीं तो इसका रिवर्स ऑर्डर भी तो पूछ सकते हैं कि भाई आपको इनिशियल क्वांटिटी दे दी, आपको जो CO2 बनाना है वो भी बता दिया कितना बनेगा, ये बता दो परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है वियोजन अभिक्रिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब हीटिंग करते हैं तभी वियोजन होता है, तो यहां पर हो जाएगा CaO प्लस CO2, यही होना चाहिए। अब देखो आपको क्या बोला जा रहा है, ये 50 ग्राम है, राइट, ठीक है। और ये कितना मिला है आप लोगों को यहाँ पर, ये 11 ग्राम्स मिला है। ये क्या चीज है, मास है। लेकिन हम सब जानते हैं सबसे पहले तो स्टोइकियोमेट्री में रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, और स्टोइकियोमेट्री की कोई भी प्रॉब्लम अगर अपन सॉल्व करें तो पहले मोल्स हम लोग को कैलकुलेट कर लेने चाहिए। यही तो अपन लोगों ने बोला है ना। तो अब आप देखो इससे क्या समझ में आता है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन के नंबर बैलेंस है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस है, संतुलित अभिक्रिया है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको अगर अपन नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दें तो इसका मतलब हो गया 50 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और यहां पे आप देखोगे तो 11 बाय 44, है ना। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 16, 2 ऑक्सीजन है इसलिए, है ना, ये हो जाएगा। तो आप देखो यहां पर कितना हो गया, यहां पर हो गया हाफ मोल्स और यहां पर हो गया हमारा 1/4 मोल्स, राइट। अब आप देखो एक चीज समझो, अपन को केवल इन दोनों के बारे में बात करनी है। सॉरी, देखो अपन को केवल इन दोनों के बारे में ही बात करनी है यहाँ पर कि जिसका डेटा दे रखा है। अपन को परसेंटेज प्योरिटी पूछिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आधे मोल है इनमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी है, तभी तो अपन से परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन पूछा गया ना। तो एक बात बताओ, अगर इसका 1 मोल होता तो कितना मोल CO2 बनता बेटा, यहाँ पर 1 मोल CO2 बनता, 1 मोल CO2 बनता, यही है ना। अगर 100% प्योर होता तो अब इसको उल्टा सोचो, हमारे पास बना कितना है CO2, 1/4 मोल। इसको ऐसा लिख लो 0.25 मोल्स। 0.25 मोल्स बनाना है तो हमें कितना CaCO3 चाहिए, 0.25 मोल से तो चाहिए, हाफ मोल्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन जाता है ना। तो इसके चौथाई मोल से 0.25 मोल से इसका भी 0.25 मोल्स बन जाएगा ना। तो यहां पे हो गया ये 0. तो ये देखो, फॉर प्रोडक्शन of 0.25 mole CO2 we need 0.25 mole कैल्शियम कार्बोनेट। टोटल कितना है 0.5, उसमें से काम कितना आएगा
0.25, बस इतना ही तो काम में आएगा। इतने से ही तो हमारे पास 0.25 मोल CO2 बन जाएगा ना। तो इसका मतलब इम्प्योरिटी कितनी हुई, 0.5 मोल्स टोटल थे, उसमें से 0.25 मोल्स वेस्ट हो गए, मतलब बाहर निकल गए। 0.25 मोल्स की इंप्योरिटी हो गई, राइट। इतना कचरा था, इतना वेस्टेज था जो इंप्योरिटी के फॉर्म में था, वो बाहर आ गया। लेकिन आपको इंप्योरिटी की मात्रा नहीं पूछी है या प्योरिटी की मात्रा नहीं पूछी है, आपको तो परसेंटेज पूछा है। तो देखिए ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं यहां से। देखो परसेंटेज प्योरिटी, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो, जैसे देखो स्कूल में, अब ये देखो एक फॉर्मूला याद रखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे आप लोगों को बोला जाए कि मान लो आप लोगों के 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, टोटल मिला के 300 नंबर का पेपर होता है, 100 फॉर हिंदी, 100 फॉर इंग्लिश, 100 फॉर मैथ्स, टोटल मिला के कितना, 300 का, ठीक है। अब मान लो कि आपका हिंदी में मार्क्स आए 75, हिंदी में मार्क्स कितने आए 75, तो बताइए हिंदी के मार्क्स टोटल मार्क्स का कितना परसेंटेज है। तो आप क्या बोलोगे, हिंदी के मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू में 100, यही तो बोलोगे। तो यहाँ परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है, जैसे अब आप मोल्स की टर्म्स में कैलकुलेट कर लो तो बोल दो मोल्स ऑफ प्योर CaCO3। अब बोले प्योर CaCO3 के कितने मोल्स हैं, हमको क्या पता। अरे भाई उतने ही मोल्स होंगे ना जितने से यहां पर 0.25 मोल CO2 बना है। तो भैया कितने मोल से बना है यहाँ पर 0.25 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब इसके प्योर मोल्स कितने हो गए 0.25 मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ CaCO3 और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाना चाहिए 100 हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया 0.25 डिवाइडेड बाय 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 50%। 50% प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी पूछ लेता तो क्या करते 50% इम्प्योरिटी आती। अगर ये डेटा 40% आता तो इम्प्योरिटी कितनी आती 60% आती। तो इस तरह से अपने पास में क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए दूसरा क्वेश्चन के लिए अभी हम लोग यहाँ पर, वैसे मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं बट फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि अब अपन लोग यहाँ पर कुछ कंबशन रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। आप लोगों ने एक चीज तो देखी है कि स्टाइकियोमेट्री जो है वो केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टाइकियोमेट्री डिपेंड कर रही है रिएक्शंस के ऊपर में, है ना। और बस इस स्टाइकियोमेट्री का कोई पूछे कि कोई बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब स्टाइकियोमेट्री देखो कितनी आसान लग रही है अगर ऐसा देखा जाए तो, लेकिन अगर इसकी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी ना। तो प्रॉब्लम नंबर 1, हमारे पास केमिस्ट्री में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स रिएक्शंस हैं। क्या हम सारी रिएक्शन याद कर सकते हैं क्या, नहीं। जब सारी रिएक्शन याद नहीं कर सकते तो उनको बैलेंस करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है स्टाइकियोमेट्री में अपन लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो स्टाइकियोमेट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये ह्यूमन डिपेंडेंट हो गई ना, ये मेरे ऊपर डिपेंड करती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। इफ आई रिमेंबर 1000 रिएक्शंस, आई एम एबल टू यूज स्टाइकियोमेट्री ओवर दीज 1000 रिएक्शंस। मैं तो 19,000 इक्वेशंस पे ही लगाने के लिए एप्लीकेबल हूं ना, मैं उन्हीं पे काम कर सकता हूं। आपको 5000 इक्वेशन याद है तो आप 5000 इक्वेशन पे स्टाइकियोमेट्री लगा सकते हो। तो केमिस्ट्री में कोई तो ऐसा कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए ना यार कि मुझे नहीं आता, मेरे को नहीं पता रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी, तो भी मैं क्वेश्चन कर पाऊं। तो हाँ जी, एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। अभी इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से या इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट से, इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट से हम लोग इस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। मतलब हमारे को पूरी रिएक्शन याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि पूरी रिएक्शन क्या होगी, कैसे बैलेंस होगी, ये भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई सी भी रिएक्शन आ जाए, चाहे वो बैलेंस हो चाहे वो बैलेंस नहीं हो,
तो भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट मास की हेल्प से। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ करवा रहा हूँ, अभी तो मैं स्टोइकियोमेट्री पे बेस करवा रहा हूँ, जब मैं आप लोगों को ये इक्विवेलेंट मास पढ़ाऊंगा उस समय पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से काम करना है। तो अगला जो अपना चैप्टर होगा, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पर अपन इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अपन लोग पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार, हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार। तो इसका कॉन्सेप्ट जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज बहुत निकल के आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां अपन लोग इसको कंप्लीट करेंगे और अपन लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इस इक्विवेलेंट मास से भी किए जा सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहां पर कंबशन रिएक्शंस की बात करते हैं। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है दहन अभिक्रिया। अब दो प्रकार से दहन हो सकता है, और पहली बात तो ये पता चले कि दहन करते किसका, जलाते किसको है। तो भैया हमेशा उसी चीज को जलाया जाएगा जिससे कुछ ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा किससे मिलती है, ईंधन से मिलती है, फ्यूल से मिलती है, ये ध्यान रखना। तो फ्यूल क्या क्या हो सकते हैं, फ्यूल हो सकते हैं हमारे सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, है ना, ये सारे के सारे, इथाइन, प्रोपाइन, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे फ्यूल है। इनसे हम इनको अगर अपन बर्न करें तो अपन को क्या मिलेगा, इनको अपन को जलाने पे क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी अपन लोगों को, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। और किसी चीज को जलाया जा सकता है क्या, हाँ जी जलाया जा सकता है। जैसे डायरेक्ट अगर आपके पास में कोक अवेलेबल है, कार्बन हमारे पास में अवेलेबल है, तो इन्हें भी आप जलाकर, इन्हें भी आप दहन करके क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखना, कंबशन किसका करते हैं, कंबशन सिर्फ और सिर्फ उसी का करते हैं जिससे हमारे को एनर्जी मिलती है, राइट। ये बात अपन को ध्यान होना चाहिए। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो दहन अभिक्रिया है या कंबशन रिएक्शन है, दो टाइप की कैसे होती है। तो फर्स्ट टाइप होता है जिसको अपन लोग बोल देते हैं कंप्लीट कंबशन, और जो दूसरा टाइप है वो है हमारे पास में इनकम्प्लीट कंबशन, राइट। अब देखो कंप्लीट कंबशन होगा तो कैसे करना है अपन लोगों को, ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, मान लो कि अगर कार्बन लिखा हुआ है और कंप्लीट कंबशन हो रहा है, मतलब समझ लो एक बार कंप्लीट कंबशन का। कंप्लीट कंबशन का मतलब है कि यहां पर कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO, कुछ भी दे रखा हो, देखो हाइड्रोकार्बन हो, कोक हो या कार्बन हो, ये सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि आपके पास में कोई हाइड्रोकार्बन गिवन है CXHY। अब आपको तो पता नहीं है ये X और Y क्या है, क्यों, क्योंकि X और Y जो है वो अलग अलग होंगे। हो सकता है इथेन हो तो यहाँ पर X की जगह पे 2 आ जाए, हो सकता है मिथेन हो तो X की जगह पर 1 आ जाए। तो जो चीज अपन को गिवन है उसके हिसाब से ही तो अपन लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे ना, राइट। तो लेकिन एक चीज पक्की है कि अगर आपने इसका कंप्लीट कंबशन किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर में, ये पक्का है। अब कार्बन कितने थे, X, तो मैंने यहाँ पर आगे भी कितने लिख दिए, X, राइट। ठीक है, अब इधर आइए जरा, इधर अपने पास में क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है कि कार्बन पूरी तरह जला ही नहीं है ना। तो अगर कभी आपने कोक को जलाया, कार्बन को जलाया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आपने मान लीजिए किसी हाइड्रोकार्बन को अगर आपने जलाया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा X टाइम्स ऑफ CO में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, अपूर्ण दहन होगा, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास में क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा। और अगर पूर्ण दहन होगा तो हमारे पास में यहां पर क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। बताओ ये बात अपन को समझ में आती है कि नहीं आती है, ये इतनी सी बात अपन को क्लियर होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको एक बैलेंसिंग का बेसिक तरीका बता देता हूं कि बैलेंसिंग कैसे होगी, क्योंकि बैलेंसिंग करना इसमें इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं स्टोइकियोमेट्री बिना बैलेंस के नहीं चलती है, रिएक्शन को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो बैलेंसिंग एक बार सीखते हैं किस तरह से बैलेंस करते हैं, है ना। और अपना ज्यादातर समय जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन पे आते हैं और आपको हमेशा बोलते हैं कंप्लीट कंबशन करा दो, मतलब इसी रिएक्शन को अपन को बैलेंस करना ट्रिक आना चाहिए, राइट। अब देखते हैं इसको करते कैसे है, एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस अपन लोग समझेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक एक करके देखते हैं कैसे करना है। देखिए बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग।
सिर्फ एक ही टाइप की बैलेंसिंग को फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर एक समझ लीजिए, दूसरी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी, या कोई भी टाइप हो आपको आ जाएगा। जैसे देखो CXHY, अब आप क्या कर रहे हो, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, भरपूर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गर्म करोगे। भरपूर होगी इसका मतलब तभी तो पूर्ण दहन होएगा ना, कंप्लीट होएगा। अब आप यहाँ पर देखो एक बार, ये कितना है, X कार्बन है, तो यहाँ पर दहन होने के बाद भी ये XCO2 बन जाना चाहिए। और तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन करते हैं तो CO2 प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पर ये बन गया हमारे पास में H2O। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, Y हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे Y, तो इसका मतलब हो गया ये तो 2Y हाइड्रोजन एटम्स हो गए ना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, Y एटम्स हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2Y हाइड्रोजन के एटम है। कोई बात नहीं, खेल लो, अब तो बैलेंस हो गया ना भाई। 2Y हाइड्रोजन के थे तो उसका आधा कर दिया, 2 से भाग दे दिया हम लोगों ने यहाँ पर। बताओ ये बात अपन को समझ में आई कि नहीं आई, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना है, एटम, एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बैलेंस हो जाएगा। इधर देखो, इधर हो गया 2x, राइट। इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा, Y/2, यही तो है। अब ये चीज देखो एक बार, ये क्या है, ये सारे के सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं। और अब अगर अपन ये कहें कि नहीं जी एटम्स नहीं, आप तो इसको O2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो O2 के फॉर्म में कन्वर्जन कैसे होगा। एक बात बताओ, मेरे पास में 10 ऑक्सीजन के एटम है, 10 ऑक्सीजन के एटम है, तो बताओ उसमें कितने ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हैं। तो आप देखो 10 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 5 O2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो 5 मॉलिक्यूल में 10 एटम हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो भी एटम का डेटा है उसको 2 से भाग ही तो दिया आप लोगों ने, तभी तो ये मिला। इसका मतलब यहां पर मेरे को तो O2 दे रखा है ना, तो देखो x 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ x, और इधर कितना आ जाएगा, Y/4, यही तो आएगा। तो देखो इस तरह से बैलेंस करना है। बोले अब इसको करें कैसे, मतलब इतना सारा ऐसी कैलकुलेशन थोड़ी दिमाग लगाएंगे, कुछ नहीं सोचना है, ये नंबर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। बोले कैसे, आप देखो कैसे, x और y बैलेंस कर लो। यहाँ पे x लिखा है तो XCO2 लिख देना, और यहाँ पे y हाइड्रोजन लिखे हैं तो यहाँ पे Y/2 H2O लिख देना। अगर इतना काम हो गया तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग आ जाएगी। एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अपन को करना है ना यहाँ पर। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपन को समझ में आए। क्वेश्चन है हमारे पास 48 ग्राम CH4 का क्या करना है, कंप्लीट कंबशन करना है। ठीक है, कर देंगे 48 ग्राम का। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, अभी एक बार समझने के लिए अपन ने एक ही क्वेश्चन बनाया, आप चाहो तो एक और बना लो। मास एंड वॉल्यूम फॉर्म ऑफ H2, CO2 और H2O दोनों का वॉल्यूम जो है अपन को पता करना है। अब देखो इक्वेशन कितनी सिंपल बन रही है। CH4 की बात करो, इसको ऑक्सीजन के साथ में बर्न करना है। अभी अपन को पता नहीं है ऑक्सीजन कितने चाहिए, सिर्फ O2 लिखा मैंने तो, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ 1 CO2, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 H2O। क्यों भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन का जितना नंबर था उसका आधा करके लिखना है। तो यहाँ पर 4 थे तो यहाँ पे 2, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना लिखा है अपन लोगों ने Y, तो इधर H2O के साथ में कितना लिखा है Y/2, आधा करके लिखना है। ये तो हो गया। अब इधर ऑक्सीजन काउंट कर लो कितने भैया, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 एटम है। तो मॉलिक्यूल कितने हैं बताओ बेटा, मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। अब तो सही है, हो गई रिएक्शन बैलेंस, बस खत्म काम। अब तो कर ही सकते हैं। आपको क्या डेटा गिवन है, 48 ग्राम ये डेटा गिवन है। आपसे पूछा क्या है, CO2 के बारे में पूछा है, यस और नो। तो अपन क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो बैलेंसिंग अपन को आना चाहिए। ये जो मैंने 2 लिखा है ये दोबारा समझा देता हूँ एक बार पहले, नहीं तो फिर ये सारी कहानी आगे कुछ भी करो समझ में ही नहीं आएगी। देखो यहाँ पर 1 कार्बन लिखा है तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 1 CO2। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिखा है तो उसका आधा करके H2O लिखो, तो उसका आधा करके H2O लिख दिया। अब एटम काउंट कर लो ऑक्सीजन के, 2 एटम तो यहाँ पर है और 2 एटम यहाँ पर है, 2 और 2 हो गए 4।
4 एटम है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे उसके आधे, तो कर दो 2। आ गया समझ में भाई? टोटल एटम काउंट करो और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये रूल हर जगह काम में आएगा, मैं इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अभी आपको, हर जगह ये रूल लगने वाला है। करें एक बार शुरू, ठीक है? तो 48 ग्राम दे रखा था CO2। अब 48 ग्राम से तो काम नहीं चलता, हमको क्या चाहिए? मोल्स चाहिए, है ना? तो मैं ऊपर ये चीज हटाता हूं, फिर अपन लोग करते हैं इसको। देखो रिएक्शन वापस लिख रहा हूं एक बार, ताकि चीजें उसी वे में चलती रहें। $48 ग्राम्स मोल्स में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ मोल्स में, तो गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कितने मोल्स हो गए? 4 मोल हो गए, ठीक है? आपको क्या करना है, इसका 1 मोल होता तो बताइए कितना मोल CO2 बनता? 1 मोल ही तो CO2 बनता, तो इसके 4 मोल है तो बताइए CO2 कितना बना? 4 मोल बना। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 मोल्स CO2 फॉर्म। अब लेकिन अपने पास में मोल्स में तो पूछा ही नहीं है, अपने को तो अलग अलग चीज में पूछा है, मास। तो हम सब जानते हैं मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 44, तो ये कितना हो जाएगा? 176 ग्राम हो जाएगा, राइट? आप बोलो कि चलो मास तो आपने कैलकुलेट कर लिया, आप लोग इसको क्या करो? वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 1 मोल गैस का मास 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स। कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या मानना है? STP मानना है, आपका STP मानना है। अभी इधर देखो वॉल्यूम की अगर मैं आपसे बात करूं तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कैसे बनेगा वो देखो एक बार। 22.4 लीटर्स 1 मोल का होता है। हमारे पास कितने मोल बने? 4 मोल, तो इंटू कर दो 4 से, बस ये जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो बताओ है कि नहीं है आसान था, राइट? बस रिएक्शन बैलेंस करनी आ जाए तो अपना काम कितना आसान हो जाएगा। तो देखो स्टाइकियोमेट्री में अगर आपको कोई जगह फंसाया जाएगा तो वो वहीं पे फंसाया जाएगा, जैसे रिएक्शन की बैलेंसिंग में। रिएक्शन की बैलेंसिंग अगर आपको आ गई तो मान के चलिए कि आप लोगों के लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अब जैसे अगला काम क्या है? अगला काम बोल रहे हैं, बोले बताओ H2O के बारे में डेटा दो। तो इधर देखो इसका 1 मोल है, 1 मोल CH4 से कितना H2O बनता है? बताइए जल्दी से, कितना H2O बनता है? 2 मोल बनता है, तो इसके 4 मोल से कितना बन जाएगा? 8 मोल बन जाएगा क्या? ये लो जी, बस अपना काम खत्म। अब इसके बाद में क्या करना है अपन लोगों को? सिर्फ यहां पर मास और वॉल्यूम में इसको कन्वर्जन करना है, राइट? अब आप देखो इसको मास और वॉल्यूम में कन्वर्जन का क्या फंडा है ना? तो मास इज, वाटर की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। 1 मोल का मास कितना होता है? 18 ग्राम। वाटर के 1 मोल का मास कितना होता है? 18 ग्राम। 8 मोल का कितना होगा? 18 इंटू 8 ग्राम। सिंपल, ठीक है? अब आपसे पूछ लिया जाए वॉल्यूम ऑफ CO2, कितना वॉल्यूम बना भाई? तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स। तो 8 मोल का कितना होगा? 22.4 इंटू 8 लीटर। मैथमेटिक्स आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोग के पास में। तो देखिए रिएक्शन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन अगर बैलेंस हो गई तो अपना काम कितना आसान हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए अब अपन आगे करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं।
दो क्वेश्चन मैंने एक साथ दिए हैं। देखो पूरे टॉपिक में अब जो आज अभी अपन टॉपिक कर रहे हैं, ये जो रिएक्शंस कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग की बात है। बैलेंसिंग के अलावा कोई इसमें नया काम नहीं है ना। अब आप देखो सबसे पहली रिएक्शन को पिक करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है C2H4। इसको आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट कंबशन करना है। तो ये तो पता ही है कितने कार्बन है, 2। तो यहाँ पे क्या बन जाना चाहिए, 2CO2 ये बन जाना चाहिए। कितने हाइड्रोजन है, 4। तो आगे कितना लिख देना चाहिए, उसके आधा करके 2H2O बन जाना चाहिए। देखो कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। अब क्या बचा, ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन के एटम है, 4। इधर कितने हैं, 2। 4 और 2 6 एटम है। तो मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे, मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3। सब कुछ बैलेंस है, आप चेक कर लीजिए चाहे, राइट। अब देखो रिएक्शन बैलेंस होने के बाद अपना नेक्स्ट काम क्या है, कोई भी कैलकुलेशन करो मोल के बेसिस पे करो। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 2.8 किलोग्राम। तो किलोग्राम को ऐसा लिख दो कि 10⁻³ ग्राम, ये लिख दो क्या, राइट। अब आप आगे देखो, नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 + 12 24 और 4 हाइड्रोजन का तो 28 हो जाएगा क्या यहाँ पर, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आ जाएंगे हमारे पास में 100 मोल्स। बस ये डेटा दे रखा है। अब आपसे पूछा किसका डेटा है, CO2 का। मतलब बस इससे और इसमें रिलेशन बनाओ। तो देखो इसका 1 मोल होता तो CO2 के कितने मोल बनते, 2 मोल बनते। इसके 100 मोल है तो CO2 के कितने मोल बन जाएंगे हमारे पास में, 200 मोल बन जाएंगे, राइट। इसके कितने मोल बन जाएंगे, 200 मोल बन जाएंगे, ठीक। कैलकुलेशन एक साथ कर देंगे, आगे बढ़ो एक बार। अब इससे इसका डेटा दे रखा है, H2O के बारे में पूछा है, तो अब सिर्फ H2O के बारे में ही सोचो और किसी के बारे में सोचो ही मत। इसके 1 मोल से कितना H2O बनता है, 2 मोल्स H2O बनता है। तो इसके 100 मोल से कितना H2O बन जाएगा, 200 मोल H2O यहाँ पर बन जाएगा। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं आया, राइट। अब देखो यहां तक की बात अपन को क्लियर हो गई, 200 मोल तक क्लियर है। लेकिन अपन को मोल नहीं चाहिए, अपन को तो मास और वॉल्यूम चाहिए। तो आंसर तो समझ में आ गया अभी अपन को कि यहाँ पर हमारे पास में क्या बन रहा है, 200 मोल आएगा। और इधर भी अपना आंसर आ गया कि ये 200 मोल आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब तो मास और वॉल्यूम निकालना है, वो अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। दोनों एक साथ आप लोग, मैं आपको दोनों एक साथ करके बता देता हूँ, ट्रिक भी आप लोग सीख जाएंगे यहाँ पर। फिर देखो पहला काम करते हैं, मास निकालना है। तो देखो मास ऑफ CO2, आप मुझे बताओ कि अगर 1 मोल CO2 होता, 1 मोल CO2 होता तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता, 44 ग्राम्स होता। मेरे पास कितने मोल्स आ गए, 200 मोल्स आ गए। तो देखो 44 इंटू में 200 ग्राम, बस यही तो होना चाहिए ना। 1 मोल का मास है 44 ग्राम्स, तो 200 मोल्स का मास होगा 200 इंटू 44। सॉल्व कर लेंगे अपन लोग, इसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8800 ग्राम्स। और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 8.8 किलोग्राम, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखो, वॉल्यूम ऑफ CO2। 1 मोल CO2 गैस होती तो उसका वॉल्यूम कितना होता, 22.4। तो 200 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 200 लीटर कर दो, राइट। अब देखो यहाँ पर कितना, यहाँ पे कैसे करोगे, 4480 लीटर। सॉल्व करोगे तो 4.48 किलोलीटर, राइट। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक यही काम किसके लिए कर सकते हो, वाटर के लिए कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर भी वही मास ऑफ, अभी किसके कैलकुलेट करना है, H2O का। 1 मोल का मास कितना होता है, 18। तो 200 का कितना होगा, 200 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व करने पे आएगा 3600 ग्राम्स, अल्टीमेटली 3.6 किलोग्राम, राइट। आगे देखो वॉल्यूम ऑफ H2O, तो 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है, 22.4। 200 का कितना होगा, इतना ही होगा। फाइनली सॉल्व करेंगे तो 4.48 किलोलीटर्स आ जाएगा। वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही आता है, क्योंकि कोई भी गैस हो, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, है ना, या इक्वल, अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
तो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तभी आ सकते हैं जब उनके वॉल्यूम भी क्या होंगे, सेम होंगे। और ये बात तो हम जानते ही हैं गेल-लुसाइक्स लॉ से कि इसका वन वॉल्यूम, गैसेस अगर है तो गैसेस क्या करती है, सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती है। आई होप ये बात अपन लोगों को समझ में आती है। तो आई थिंक यहाँ तक अपना कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, एग्जामिनर कैसे पूछता है आप लोगों से, है ना। चल क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं लिखता है, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, या उसमें से कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो फिर अपन को पता चलेगा कि यहाँ पर कैसा कंप्लीट करना है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि C2H6 का क्या करना है, कंप्लीट कंबशन करना है। तो हम सब जानते हैं कि भाई कंप्लीट कंबशन करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O, पक्का, ठीक। अब आपको बोला जा रहा है फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आप लोगों को करना है आप लोगों को करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। कितना ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी यदि बनने वाला H2O कितना हो, 108 ml हो। बनने वाला H2O कितना हो, 108 ml। मेरी बात ढंग से सुनना, इसकी क्वांटिटी कितनी है ये हमको नहीं गिवन है, हमको तो बस ये बोला कि ऑक्सीजन बता दो आप तो कि कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना, कितना जरूरत है यदि 108 ml वाटर बनता हो। ये चीज एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पिक किया है यहाँ पर। तो अब अपन इसको देखते हैं, और सारी कैलकुलेशन किस पे करनी है, एसटीपी पे करनी है। सारी की सारी कैलकुलेशन किस पे करनी है, एसटीपी पे। एक डेटा और गिवन है, डेंसिटी गिवन है वाटर की, वो है तुम्हारे पास में 1 ग्राम पर, ये तुम्हारे को गिवन डेटा है। क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही अपने को करने का तरीका भी समझ में आएगा। तो देखो अपन को C2H6 के कितने मोल्स है वो नहीं दे रखे हैं, कितने ग्राम है वो भी नहीं दे रखा है ना। रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो पहले एक बार सिंपली बैलेंस करते हैं। C2H6 और यहाँ पे तो अपन सिंपल O2 ही लिखते थे, 2 कार्बन है इसलिए 2 CO2 लिख दिया, और 6 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर 3 H2O लिख दिया, करेक्ट, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन कैसे करते हैं, यहाँ पे हो गए 4 और यहाँ पे हो गए 3। तो अपन लोगों ने सीखा है कि 7 एटम है, जितने भी एटम होते हैं उसको आधा कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बाय में 2, यही तो होगा, राइट। अब आपको क्या डेटा गिवन है वो देखो एक बार, आपको डेटा गिवन है इसका 108 ml है, यही तो है। लेकिन हम सब जानते हैं कि यार हमें ml में कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें तो मोल्स में कैलकुलेशन करनी है, राइट। और आपको देखो वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1, मास कितना है पता करना है, और यहाँ पे हो गया वॉल्यूम 108। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वाटर का मास कितना हो गया, 108 ग्राम हो गया। मतलब 108 ml पानी बना है, इसका मतलब 108 ग्राम पानी बना है, मतलब ये हुआ, हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि ml से डायरेक्ट अगर अपन नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते तो ये डेटा जो है एसटीपी पर थोड़ा गलत हो जाता, तो इसलिए हमको डेंसिटी जो गिवन डेटा है अपन ने उसको यूज करके क्या कर लिया, गिवन मास निकाल लिया कि भाई हमको 108 ml में कितना मास मिल रहा है, 108 ग्राम, राइट। ये वाली इंफॉर्मेशन मैं अब यहाँ से हटा रहा हूँ, ये मैंने समझाने के लिए आपको रखी थी कि 108 ml में कितने ग्राम्स होते हैं वाटर के, 108 ml में वाटर के 108 ग्राम होते हैं एज पर द गिवन डेटा, राइट। अपन डेंसिटी पे एक बार और अपन अच्छे से बात कर लेंगे ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, डेंसिटी का मतलब क्या होता है। बट फिलहाल इधर समझो एक बार, यहां देखो यहां क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, 3 मोल H2O रिक्वायर्स, इसको बनाने के लिए 7/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो। भाई इसका कितना क्वांटिटी है इससे अब अपन को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसका डेटा दे रखा है और इससे रिलेशन निकालना है, दैट्स ऑल, ये तो करना है, राइट। अब अगर इसका 1 मोल दे देते तो कितना होता, 7/2
इनटू में 1/3। भाई 3 मोल से इतना मिल रहा है तो उसको 3 का डिवाइड ही तो करेंगे 1 मोल के लिए, है ना? ठीक है, लेकिन हमारे को तो ग्राम ही है अभी तक भी, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोल्स कितने आएंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कितने मोल्स हो गए? 6 मोल्स हो गए क्या? तो बस 1 मोल के लिए पता चली गया, 6 मोल्स के लिए बता दो। ये रहा 6 मोल्स वाटर के लिए कितना H2O चाहिए। तो क्या करोगे? 7 अपॉन, इधर लिख लो 6, इधर आगे लिख दोगे 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व करने पे कितना आया? 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आया। अब एक बात बताओ, पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा है, हमारे पास तो मोल्स आए, तो क्या करोगे? बड़ा सिंपल सा काम है। 1 मोल O2 मतलब कितना लीटर? 22.4 लीटर्स। हमारे पास आंसर में कितना है? 7 मोल्स। तो 7 मोल O2 कितना मतलब हो गया? 22.4 इंटू में 7 लीटर। जो भी आंसर आएगा वो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए। बताइए है कि नहीं है आसान? देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा रहे, जबरदस्ती रटो मत आप लोग यहाँ पर चीजों को। जबरदस्ती रटोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको क्या डेटा दे रखा था? आपको बोल रखा है C2H6 का कंप्लीट कंबशन। हमने कंप्लीट कंबशन की रिएक्शन बना दी, दैट्स ऑल। पहला वर्ड से तो हमको ये निकला। दूसरा बोला इसने कि 108 ml H2O बनना चाहिए, 108 ml H2O बनना चाहिए। इसकी डेंसिटी भी दे रखी थी, तो हमने मास निकाल लिया कि भाई कितना मास बनेगा, इतना मास बनेगा। ठीक, अब आपको बोला कि भाई इतना अगर H2O बनता है तो बताओ कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कर दिया? इन दोनों में स्टाइकियोमेट्री लगा। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो इसके 3 मोल कब बनेंगे? जब इसके 7/2 मोल्स अवेलेबल होंगे। इसका 1 मोल कब बनेगा? जब इसके 7/6 मोल्स अवेलेबल होंगे। 7/6 ही तो हो गया। तो बताओ इसके अगर 6 मोल अवेलेबल होंगे, 6 मोल कितने में अवेलेबल होते हैं? 108 ग्राम में। तो 6 मोल अवेलेबल होंगे तो कितना मोल ऑक्सीजन बनेगा? वो बन जाएगा 7 मोल्स। और ये 7 मोल्स जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट हो ही गया। बताइए इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई अपन को? एक क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और अच्छे कि एग्जाम में और कैसे पूछे जा सकते हैं ना। मैं 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा। अभी तक तो सब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। अब अपन लोग करेंगे जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे होंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत बार एम्स में और जेई मेंस में पूछा जा चुका है। डेटा थोड़े थोड़े से बदल रहा हूं ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। देखिए जो क्वेश्चन अपन लोग लिख रहे हैं, एक बार पहले इतने का ही मतलब बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो आपको बोला जा रहा है 3 लीटर का मिक्सचर है, 3 लीटर का मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या क्या अवेलेबल है? मिक्सचर में एक तो प्रोपेन अवेलेबल है और एक ब्यूटेन गैस अवेलेबल है। क्लास 10 तक तो आप लोगों को फॉर्मूले सिखाए गए। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, अभी आप लोग बता देना यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है। अब आपको पता नहीं है 3 लीटर में से 1 लीटर कौन सा है, 2 लीटर कौन सा है, 1.5 लीटर है या फिर मतलब आधा लीटर 2.5 लीटर है, अभी अपन को कुछ नहीं पता। अपन को तो ये बोला कि इसको क्या कर दो, कंप्लीट कंबशन कर दो। कंप्लीट कंबशन करने से आपको क्या मिलना है? 10 लीटर CO2 मिलना है, ये आपको बोला है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखो फाइंड द रेशियो
ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और वो रेशियो किस फॉर्म में निकालना है, वॉल्यूम के फॉर्म में निकालना है, इन विच दे हैव बीन मिक्स्ड। मतलब अब आपको एक ऐसा रेशियो निकालना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लो कि प्रोपेन आ गया 1 लीटर, कैसे आएगा वो अपन बाद में देखेंगे। मान लो प्रोपेन आ गया 1 लीटर, अगर 1 लीटर प्रोपेन आ गया तो ब्यूटेन कितना लीटर आ गया, 2 लीटर। तो यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन का रेशियो क्या हो गया, 1:2। उल्टा भी हो सकता था, पहला ऑप्शन बनाया हम लोगों ने, उल्टा भी तो हो सकता था। तीसरा ऑप्शन बनाया हमने 1:1। मुझे पता नहीं है क्या है इसका, ये ऑप्शंस मैं ऐसे ही लिख रहा हूं आप लोगों के लिए समझाने के लिए, ठीक है। अभी मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मिक्सचर को टोटल क्वांटिटी ध्यान रखनी है बस। तो टोटल क्वांटिटी आपको दे रखी है वो है 3 लीटर्स। अब अपन इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक बार देखो। जो दे रखा है इंडिविजुअल एलिमेंट को पकड़ो, प्रोपेन, प्रोपेन मतलब ये फर्स्ट पार्ट है इसका, सॉल्व करने का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, इधर में अपन सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। इधर आ जाओ, C3H8, यही फॉर्मूला होता है क्या, C3H8 प्रोपेन का यही फॉर्मूला होता है, CnH2n+2, राइट। तो देखो C3H8 इधर लिख दो अपन लोग O2, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3CO2 प्लस में 4H2O। आई थिंक अब हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, 3 2 6 6 प्लस 4 10 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 5O2 हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस हो गई। रिएक्शन बैलेंस होने के बाद आपको मालूम है, मान लेता हूं कि मैं इसके x लीटर्स। अब देखो प्रोपेन और ब्यूटेन भी क्या होती है, गैसेज ही होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन भी गैसेज ही होती है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। तो अब आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, अगर गैसेज, देखो ये गैस 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 और गैस, कंबशन कर रहे हो, जला रहे हो, तो वाटर लिक्विड फॉर्म में तो नहीं आएगा ना, जलाओगे तो हमेशा हाई टेम्परेचर पे ना। ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, एसटीपी कंफ्यूज करने के लिए लिखा है आप लोगों को, ये ऐसा जलाओगे तो हाई टेम्परेचर पे ही ना। तो इधर आ जाओ, अब इधर देखो, मान लेते हैं कि इसका 1 वॉल्यूम है, तो बताइए कितना वॉल्यूम CO2 बनता, 3 वॉल्यूम CO2 बनता। इसका 1 लीटर आता तो इसका कितना लीटर बन जाता, 3 लीटर्स बन जाता। अगर इसका x लीटर आया है, अभी मुझे नहीं पता, टोटल 3 लीटर, ये अकेला थोड़ी 3 लीटर है, तो मैंने मान लिया x लीटर है ये, ठीक है। तो बताइए यहां पर कितना लीटर CO2 बन जाएगा, 3x लीटर CO2 बन जाएगा, ये सही है क्या। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन है C4H10 प्लस O2, तो फटाफट से बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4CO2 प्लस में 5H2। देखो जरा कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो गए 8, 8 और 5 13, तो 13/2, राइट। अब देखो इसका कितना वॉल्यूम होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम कितना था 3 लीटर्स, उसमें से x लीटर तो गया ना, x लीटर तो अपन ने इसका मान लिया ना, तो बचा हुआ भाग ही तो होगा। मान लो ये 1 लीटर होता तो ये कितना होता, 2 लीटर होता कि नहीं होता ऑटोमेटिकली, राइट। तो 3 - x लीटर है, इसके 1 वॉल्यूम से कितना CO2 बनता है, यहाँ पर 4 वॉल्यूम बनता, तो इसके 3 - x लीटर से कितना वॉल्यूम बनेगा, 3 - x इंटू में 4 लीटर्स बनेंगे, यस और नो, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि टोटल CO2 कितना बनता है, तो टोटल CO2 बनता है हमारे पास में 10 लीटर। ढंग से सुनना मेरी बात, टोटल CO2 10 लीटर बनता है, मतलब 3x प्लस 3 - x इंटू में 4 इज इक्वल्स टू 10 लीटर। ये देखो यही तो होगा ना भाई, CO2 तो 2 जगह से बनेगा, एक तो प्रोपेन के कम्बशन से बनेगा, एक ब्यूटेन के कम्बशन से बनेगा, तो दोनों कितना कितना CO2 बनेगा वो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या। अब इसको बस अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी 3x प्लस में 12 माइनस में 4x इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस x इज इक्वल्स टू 10, सो x इज इक्वल्स टू 2 लीटर्स, लीटर्स में आना चाहिए। x का वैल्यू क्या हो गया 2 आ गया अपने पास में, x का वैल्यू 2 आया। आप सुनना मेरी बात, x का वैल्यू 2 आया तो C3H8 प्रोपेन का वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर हो गया, और इसका कितना हो गया 1 लीटर हो जाएगा, है ना।
तो ये किसका है ये वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम ऑफ C3H8 पता चल गया 2 लीटर, वॉल्यूम ऑफ C4H10 ये भी पता चल गया 1 लीटर। तो रेशियो क्या निकल गया अपने पास में, रेशियो हमारे पास में निकल गया 2:1, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दो नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं है इन चारों में से, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए 2:1। एक चीज देख लो बेटा, ये रहा रेशियो ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो ये वैल्यू किसका है प्रोपेन का, और ये वैल्यू किसका है ब्यूटेन का। एग्जामिनर कभी कभी यहां पे तो डेटा देगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन का ही, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसको बदल देगा, ब्यूटेन आगे रख देगा और फिर प्रोपेन दे देगा। तो पहले किसका वॉल्यूम आना चाहिए, फिर ब्यूटेन का। तो उस केस में हमारा आंसर 2:1 नहीं आके 2:1 नहीं आके, उस केस में हमारा आंसर क्या आता, 1:2। तो प्लीज आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ा कीजिए। क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने सही पढ़ा है तो आपको सॉल्व करने का तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी आप लोगों को आने लगेंगे। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। क्लियर, आई थिंक यहां तक कंप्लीट करें, आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को अब इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। आप लोग वीडियो को अपने हिसाब से चला सकते हैं, उसको धीरे धीरे चलाएं, उसको रोक रोक के चलाएं, है ना। लेकिन अल्टीमेटली आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 4 लीटर हाइड्रोकार्बन है, requires 16 liter oxygen to produce 12 liter CO2, then find hydrocarbon। पहला ऑप्शन है C4H10, दूसरा ऑप्शन है C3H6, तीसरा ऑप्शन है C3H4, चौथा ऑप्शन मान लो C2H6। करेंगे कैसे ये एक बार देख लो आप लोग, करेंगे कैसे। अब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला तो आता ही है हमको, CHHY। क्या करना है, इतना ऑक्सीजन इतना CO2। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है इस डेटा से, देखो क्या बोला, 4 लीटर हाइड्रोकार्बन है जिसको 16 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, क्या बनाने के लिए, 12 लीटर CO2 बनाने के लिए। यही तो बोला। अब मेरी बात समझो यार, CO2 बनाया ना तो कंप्लीट कंप्रेशन हुआ या इनकम्प्लीट, कंप्लीट हुआ ना। तो यहाँ पर बस आपको पता है कंप्लीट होता है तो क्या लिखना है, O2 लिखना है, और इधर क्या बन जाएगा X CO2, और इधर क्या आएगा, ये अपन लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि X आना चाहिए Y आना चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं चीजों को, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए X + Y/4, ये भी अपन को मालूम है, राइट। अब देखो आपको क्या गिवन है, ये हमारे को गिवन है 4 लीटर। तो एक बात समझ लो पहले, चारों अगर अपन ऑप्शन भी देखें तो ये चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं वो किसके हैं, चारों के चारों ऑक्सीजन, सॉरी जो ऑप्शंस हैं वो गैसियस स्टेट में ही है। चारों मॉलिक्यूल किसके अंदर में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। तो लीटर 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 में भी काम हो सकता है। तो देखो कैसे, यहाँ पे आपको बोला ये 16 लीटर है और यहाँ पे आपको बोल दिया ये 12 लीटर। तो अब देखो एक चीज समझो, अपने को ट्रिक मिल गया यहाँ से। कैसे, इसका 1 लीटर होता, CHHY हाइड्रोकार्बन का 1 लीटर होता, तो बताइए कितना लीटर CO2 बनता, 1x लीटर CO2 बनता क्या, हाँ या ना। तो अगर इसके 4 लीटर है तो बताइए कितना लीटर बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म 4x लीटर। भाई इसके 1 लीटर से इसका x लीटर बनता, तो 4 लीटर से कितना बनेगा, 4x लीटर बनेगा। और हमको कितना गिवन है, ये हमको गिवन है 12 लीटर, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब कार्बन में यहाँ पे कार्बन कितने होने चाहिए, 3। तो आप देखो ये ऑप्शन तो कट गया, ये वाला ऑप्शन भी कट गया, अब बच गए 2। इन दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर है। अब बस y की वैल्यू पता चल जाए, मतलब हाइड्रोजन कितने वो अपन को पता चल जाए, तो काम हो जाएगा क्या, पक्का, ठीक है। अब देख लो कैसे करते हैं।
अब भाई एक चीज देखो, अब वाटर की कोई डेटा गिवन है अपन को? वाटर का कोई डेटा अपन को गिवन नहीं है, तो जबरदस्ती जिसका डेटा गिवन नहीं है उसको नहीं लाना है, जिसका डेटा गिवन है बस अपन उसी से शुरू करेंगे, वहीं से अपन लोग कैलकुलेशन करेंगे। करेक्ट, ठीक है। अब आप देखो ये पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस है, चाहे एक्स और वाई के टर्म्स में ही पूरी रिएक्शन बैलेंस तो है ना। तो अब आप इसको ऐसा भी तो बोल सकते हो, दूसरा डेटा कैसे फाइंड आउट किया जाए? दूसरा डेटा फाइंड आउट करने के लिए है तो बहुत सिंपल सा ही पार्ट, लेकिन इसको समझना पड़ेगा पहले। कैसे? देखो यहाँ पे सिर्फ हमको हाइड्रोजन का नंबर चाहिए, वाई से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है, हाँ या ना? पहले तो ये देखो, अगर ये चीज अपने को क्लियर है तो अपन लोग आगे की तरफ काम बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत आसान काम है इसका। कैसे? CXHY 4 लीटर, x प्लस वाई बाई 4 O2, ये अपन को कितना है? 16 लीटर दे रखा है। इसका कोई यूज किया अभी अपन लोगों ने? इसका तो अभी तक कोई यूज ही नहीं किया। ऑक्सीजन कितनी है? 16 लीटर, हाँ या ना? राइट। अब इधर देखो, यहाँ 16 लीटर ऑक्सीजन में से कितनी ऑक्सीजन यहाँ पे काम में आ गई है, ये बताओ। तो देखो, अगर इसके x प्लस वाई बाई 2 लीटर्स है तो इसके यहाँ पर 2x लीटर ऑक्सीजन बनती है क्या? पक्का, हाँ या ना? अरे इसको ऐसा समझ लो, चलो x की वैल्यू कितनी निकाली? 3 प्लस वाई बाई 4 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस टू एक्स मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, राइट। अब x की जगह आपको पता ही है, और मोल मतलब मोल मत लिखो आप लोग, इसकी जगह पे लिख लो लीटर, है ना? या हाँ लीटर लिख लो, लीटर ऑफ ऑक्सीजन। बट लीटर ऑफ ऑक्सीजन थोड़ी होगा, ऑक्सीजन एटम है तो एटम तो लीटर में नहीं आ सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसको भी ऑक्सीजन के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में रहने देंगे। तो यहां से आप क्या कर दीजिए? 2 हटा दीजिए। अब देखो O2 के फॉर्म में ही रहने दोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया अभी अपने पास में? अभी भी कैलकुलेट किया तो 3 आएगा ना, तो 3 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन आएगा। पक्का, आगे बढ़ते हैं। अब ये टोटल अपने पास में अगर इसका 1 लीटर होता तो क्या होता? 3/3 प्लस वाई बाई 4, इतना लीटर। अपने पास में कितना लीटर है? 3/3 प्लस वाई बाई 4 इनटू में आप लोग कर लो 60। अच्छा एक काम करते हैं, ये तरीका मुझे लग रहा है शायद आप लोग को थोड़ा बड़ा या थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि देखो करने में अपन इससे भी सॉल्व कर पाएंगे, बट अननेसेसरी आप लोगों के लिए बर्डन बढ़ेगा। इसको एक शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो 1 मिनट ही मिलने वाला है। कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है? आ जाओ। चारों ऑप्शंस एक बार मैं हटा रहा हूं, है ना, ताकि थोड़ा आसान हो जाए। यहां तक अपना काम क्लियर है ना? तो इसको भी एक बार अब देखो, हटा देते हैं। देखो शॉर्टकट बनाते हैं ताकि समझ में आए चीजें। 4 लीटर से 12 लीटर बनना कितना था? 4x। 1 लीटर से 1 लीटर ही तो बनना था ना, ये बात समझो आप लोग। 1 लीटर से 1 लीटर बनना था, ये चीज क्लियर? तो इसका मतलब 4 लीटर से 4x लीटर बनना था, तो 4x लीटर का वैल्यू कितना है? 12 लीटर। पक्का। इसके 1 लीटर से रिएक्शन करने के लिए इसका कितना लीटर चाहिए? x प्लस वाई बाई 4, है ना? मतलब इसको ऐसा कर लो, CXHY से x प्लस वाई बाई 4, यहां पे हो गया O2, ठीक। अब देखो इसका अगर 1 है तो इसका कितना पार्ट चाहिए? x प्लस वाई बाई 4 पार्ट चाहिए। यही बोला, इसका 1 लीटर मान लो, इसका इतना मान लो, ठीक है। अब इसका कितना लीटर है मेरे पास में? 4 लीटर, तो इसका कितना चाहिए? 4x प्लस वाई बाई 4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। और ये हमको कितना दे रखा है? 16 लीटर दे रखा है ना। तो बस इसको अब अपन यहाँ पे ये कर लो, ये हो गया देखो x प्लस वाई बाई 4, ये यहाँ पे 4 है और ये अपन को 16 दे रखा है। वापस बता रहा हूँ, इसको देखो, CXHY के 1 मोल को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? x प्लस वाई बाई 4 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, दोनों गैसियस फॉर्म में। तो इसका 1 लीटर x प्लस वाई बाई 4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, तो इसके 4 लीटर को कितना चाहिए? 4 लीटर तो दे रखा है, तो 4 लीटर को कितना चाहिए? इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये टोटल डेटा अपन को कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, y निकल जाएगा। देखो
यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो y बाय 4 और इधर आ जाएगा पहले तो 4। ये देखो आपको पहले, राइट भाई 4 को मैं उधर ले गया अपॉन में, तो उधर बच गया 4, x की जगह पे रख दिया 3, y बाय 4, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, तो y की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई, 4 आ गई। तो फॉर्मूला क्या बन गया, CXHY का फॉर्मूला क्या बन गया, C3HY। मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आना चाहिए। आ रहा है आप लोगों को समझ में? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं यहाँ पर, है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग लिमिटिंग रीजन के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।